हम लोगों का शुरू होना था एक्सरे पॉइंट, एक्सरे क्लिनिकल एक्सरे, क्लिनिकल एक्सरे। तो क्लिनिकल एक्सरे क्या है? बड़ा एक्साइटमेंट रहा है लोगों का, बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि एक्सरे ही क्लास चलाया जाए। एक्सरे और क्लिनिकल एक्सरे में क्या डिफरेंस है? एक्सरे क्या है? अगर एक्सरे की बात की जाए, सिर्फ एक्सरे, ये क्या है? एक लाइन लिखो जल्दी से, एक लाइन लिखो। एक्सरे और एक्सरे रेडिएशन, एक्सरे और एक्सरे रेडिएशन is a penetrating form of X-ray or X-ray radiation, X-ray और X-ray radiation, एक्चुअली एक्सरे बीम है। एक्सरे क्या है? रे मतलब क्या होता है? रे का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है? किरण। एक्स क्या है? ये टाइप है किरण का, एक्स टाइप। एक्चुअली जब साइंटिस्ट को पता चला था इस बीम के बारे में, तो उनको पता ही नहीं था कि ये है क्या और ये क्या सामने क्या आया है। तो उस टाइम क्या हुआ कि जैसे हम लोग कहते हैं एक्स वाई जेड, कि एक्स वाई जेड हमें पता ही नहीं है, तो उन्होंने उसको नाम रख दिया एक्स। तो उस रे का नाम हो गया एक्स रे, तभी से। तो ये कौन सी रे है? एक्स रे। और ये एक टाइप की किरण है और इसी को हम लोग एक्स रे कहते हैं, एक्स रे। और ये ऐसी किरण है जो ये एक्सरे है, इसकी खास बात ये है कि ये शरीर के अंदर एंटर कर सकती है। ये ऐसी किरण है जो शरीर के अंदर 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 झांक सकती है, अंदर जा सकती है। इवन आपके इस पार से उस पार निकल जाएगी। जैसे यहाँ से रे एंटर हुआ और पीछे से पास आउट हो गया, इतना माइक्रो लेवल, तो इतना शार्प। तो इस रे को हम लोग क्या कहते हैं? एक्स रे। एक्स रे और एक्सरे रेडिएशन इज अ पेनिट्रेटिंग फॉर्म ऑफ, इज अ पेनिट्रेटिंग मतलब एंटर करने वाला, पेनिट्रेटिंग मतलब प्रवेश करने वाला, जबरदस्ती प्रवेश कर जाए, पेनिट्रेट कर जाए, पेनिट्रेटिंग फॉर्म ऑफ हाई एनर्जी, फॉर्म ऑफ हाई एनर्जी, हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एक्सरे और एक्सरे रेडिएशन इज अ पेनिट्रेटिंग फॉर्म ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। रेडिएशन क्या है? ये रेडिएशन शब्द आया, रेडिएशन
रेडिएट करने का मतलब क्या होता है? गतिमान। रेडिएट करने का मतलब गतिमान, जो गति करती रहे उसको कहते हैं रेडिएशन। तो ये सब मिलाकर एक जो ये लाइन है, इस लाइन को जरूर समझना ठीक से कि एक्सरे क्या है। एक्सरे जो आपके हाथ में है वो एक्सरे फिल्म है। जो आप देखते हो, जो फिल्म देखते हो, जो फोटो देखते हो, वो एक्सरे नहीं है, वो एक्सरे फिल्म है जो आपके हाथ में पिक्चर है, जो रेज से बनी है। आप एक्सरे नहीं पकड़ सकते। तो वो जो यूज होता है एक्सरे रिपोर्ट जो लिखा होता है, वो एक्सरे जो बीम है उसके द्वारा बनाई गई रिपोर्ट है, लेकिन आप एक्सरे नहीं पकड़ सकते। जो क्या है? एक्सरे रिपोर्ट या एक्सरे फिल्म या एक्सरे पिक्चर। लेकिन एक्सरे हम लोग पढ़ रहे हैं, जो उस रिपोर्ट को बनाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। डेफिनेशन में हम लोगों ने क्या लिखा? एक्सरे और एक्सरे रेडिएशन। रेडिएशन मतलब वो गति, एक्सरे गति। एक्सरे रेडिएशन इज अ पेनिट्रेटिंग फॉर्म ऑफ हाई एनर्जी। बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होता है तो शरीर के अंदर प्रवेश कर पाता है। नहीं तो अगर आप टॉर्च लगाएं, टॉर्च भी रे ही है। जब आप टॉर्च लगाते हैं शरीर के ऊपर, ये जो टॉर्च है, और आप टॉर्च लगाएं शरीर के ऊपर, तो टॉर्च की जो रे है, जो ये प्रकाश है, क्या शरीर के अंदर एंटर कर सकता है? ये प्रकाश शरीर के अंदर नहीं एंटर कर सकता, क्योंकि ये उतना एनर्जेटिक नहीं है। हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। दूसरी लाइन लिखिए, एक्सरे हैव मच हायर एनर्जी। एक्सरे हैव, इतनी एनर्जेटिक रेज है ये कि ये शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। एक्सरे हैव मच हायर एनर्जी। एक्सरे हैव मच हायर एनर्जी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड much shorter much shorter wavelength। अब वेवलेंथ क्या है? वेव किसको कहा जाता है? लहर को। वेव का मतलब क्या है? वेवलेंथ। इस शब्द का क्या मतलब है? वेव लेंथ। वेव का मतलब क्या हो गया? लहर। लेंथ का मतलब क्या हो गया? लंबाई। वेवलेंथ। तो ये जो वेवलेंथ है मच शॉर्टर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये दूर तक जा नहीं सकता। इसका मतलब है कि जो इसका अपना वेव है वो बहुत छोटा, शॉर्ट होता है। तो मॉलिक्यूल जितना छोटा होगा उसका कहीं भी एंटर होना उतना ही आसान होता है। अगर बड़ा मॉलिक्यूल होगा तो एंटर नहीं कर पाएगा। तो ये इतने शॉर्ट वेवलेंथ के होते हैं कि कहीं भी एंटर करते हैं। इवन आपके शरीर में एंटर करके अगर इस पार से उस पार निकल जाते हैं। तो ये क्या है? शॉर्टर वेवलेंथ। देन शॉर्टर वेवलेंथ, देन आपको रिलेट कर पाओगे अच्छे से। शॉर्टर वेवलेंथ, देन अल्ट्रावायलेट लाइट्स। अल्ट्रावायलेट लाइट्स देखे हो कभी? सूर्य प्रकाश
सन वैसे भी प्रिज्म रखा जाए या हम लोग और वैसे भी हम लोग ये मानते हैं कि जब सुबह की पहली किरण आती है तो अल्ट्रा वायलेट रेज उसमें होते हैं। तो अगर हम लोग कोरिलेट करें कि सुबह की जो लाल किरण आती है उसमें अल्ट्रा वायलेट रेज है, तो वो जो किरण है, सूर्य इतना बलशाली है और उसके पास इतना ज़्यादा किरण है, ऐसी रेज आती हैं, वो हमारे शरीर को एंटर नहीं कर सकती है, इस पार से उस पार नहीं जा सकती है। लेकिन जो एक्सरे है ये इतना शॉर्टर वेवलेंथ इसके है कि ये उससे भी तेज है, उससे भी ज़्यादा एनर्जेटिक है और उससे भी ज़्यादा शॉर्ट है। इस वजह से शरीर इस पार से उस पार निकल जाने की उसमें क्षमता है। और जो ये क्षमता है इसी को साइंटिस्ट ने जिसने एक्सरे के लिए एक्सरे का फाउंडेशन रखा, उनके साथ ऐसे हुआ भी। वो पहले एक साइंटिस्ट थे और वो वेवलेंथ पे काम किया करते थे। तो मैं ऐसे ही एक कहानी बता रहा हूँ कि एक्सरे का फाउंडेशन कहाँ से हुआ। तो वो वेवलेंथ पे काम करते थे और रेज के साइंटिस्ट थे और उसी पर काम करते रहते थे। नए नए बीम्स खोजना, नए नए रेज खोजना उनके काम थे। तो कोई प्रोजेक्ट लेकर काम कर रहे थे और उनकी वाइफ थी, तो चाय लेकर आई थी और उनके आगे उन्होंने टेबल पे रखा। और जब वो काम कर रहे थे तो जो बीम जनरेट हो रही थी और आगे प्रोजेक्टर पे जैसे टॉर्च से लाइट जाता है तो वो बीम जनरेट हो रही थी और प्रोजेक्टर पे लाइट जा रहा था। तो उनकी वाइफ ने उस बीम के आगे ही कप से चाय रखना चाहा और जैसे उन्होंने आगे हाथ किया तो तुरंत उस जो प्रोजेक्टर था वहाँ उनके हाथ के हड्डियाँ छप गई और हड्डियों से ज़्यादा शाइनी जो था वो था उनके फिंगर की रिंग, जो उससे भी ज़्यादा शाइन कर रहा था। तो वो उन्होंने तुरंत, जो उनके हस्बैंड साहब थे, उन्होंने तुरंत देखा कि ये क्या हो रहा है और फिर उन्होंने वहीं से उसका नाम रख दिया कि ये एक्स रे है। इससे पहले तो मैंने कभी देखा भी नहीं कि ऐसा कुछ होता है। और उन्होंने फिर उसके आगे उसके फाउंडेशंस की और ज़्यादा काम करवाए। फिर ये हम लोगों के सामने जो एक्सरे है कुछ ऐसा आया। उन्होंने पता किया कि एक बीम ऐसी है जो शरीर के इस पार से उस पार निकल जाती है और शरीर के अंदर घुस कर देखती है। जब एक्सरे नहीं था तो मेडिकल साइंस किसी घाव को, किसी कैंसर को, किसी फ्रैक्चर को स्किन काट कर अंदर से झांक कर देखता था कि कटा है, पिटा है, क्या है। मतलब आप बाहर से नहीं देख सकते तो आपको काट कर देखना पड़ता था। फिर बाद में एक्सरे फाउंडेशन हो और मेडिकल साइंस के लिए एक हिस्ट्री चेंजिंग ईयर आया और हम लोगों के पास आज हम लोग आसानी से डायग्नोसिस बनाते हैं। तो इस वेवलेंथ को इन्होंने यूज किया। तो रिचर्ड इस कहानी से क्या सीखा आशीष? इस कहानी से क्या सीखा? नहीं, इस कहानी से सीखा कि रिसर्च करना है तो शादी करना पड़ेगा पहले। तभी तो कोई चाय लाएगा, तब तुम वेब पकड़ पाओगे। एक लाइन हिंदी में लिखो, बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है इसलिए हिंदी में लिखा रहा हूं। तुम लोगों का कॉन्सेप्ट है वस्तु के विभिन्न भागों का घनत्व, वस्तु के विभिन्न भागों का घनत्व और संरचना। घनत्व मतलब डेंसिटी होता है, घनत्व
जो बाहर के बच्चे जो घनत्व न समझ पा रहे हैं वो डेंसिटी लिख रहे हैं। वस्तु के विभिन्न भागों का घनत्व और संरचना मतलब स्ट्रक्चर, संरचना अलग अलग है। अलग अलग है। अतः इससे गुजरने वाली एक्स किरणों का, एक्स किरणों में भी ब्रैकेट में लिख सकते हो एक्स रे, एक्स किरणों का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, सोख लेना, एब्जॉर्प्शन, अवशोषण ब्रैकेट में डाल देना, एब्जॉर्प्शन भी अलग अलग होता है। एब्जॉर्प्शन भी अलग अलग होता है। भी अलग अलग होता है। शुरू से बोल रहा हूं, वस्तु के विभिन्न अंगों, वस्तु के विभिन्न भागों का घनत्व और संरचना अलग अलग है। अतः इससे गुजरने वाली एक्स किरणों मतलब एक्स रे का अवशोषण भी अलग अलग होता है। भी अलग अलग होता है। जैसे एक एग्जाम्पल में छोटा सा, वैसे हम इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, जल्दी से एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपके सामने एक लीची है, लीची फ्रूट, और आपने एक्सरे यहाँ से आपने एक्सरे वाला टॉर्च आपके पास है जहाँ से एक्सरेज निकलती है, और आपने इस लीची पर एक्सरे किरणें एक वेवलेंथ जनरेट की। तो एक्सरे में पावर है कि ये इसको पास करके निकल जाए, एक्सरे में पावर है ये इसको पास करके निकल जाए। लेकिन एक्सरे भी इस पार से उस पार निकलने में डिपेंडेंसी जनरेट करता है इस स्ट्रक्चर पे। अगर बीच में घने मॉलिक्यूल, डेंस मॉलिक्यूल पड़ेंगे तो एक्सरे को बीच में रोकना शुरू कर देते हैं। इसीलिए जो आप हिंदी में जो मैंने लाइन लिखाया, अब ये लीची है तो लीची का जो बीज है, मिडिल पॉइंट, सबसे घना पार्ट, सबसे डेंस पार्ट लीची का कौन सा पार्ट आएगा? फिर सबसे टाइट सीड वाला। फिर बीच में म्यूकोजल पार्ट है जो सबसे सॉफ्ट पार्ट है। और अगर कहा जाए कि सीड से सॉफ्ट और म्यूकोजल एरिया जो उसका, जो हम लोग खाते हैं, जो ईटर पार्ट है, उससे ज्यादा हार्ड पोर्शन कौन सा है? बीच का पोर्शन कौन सा है? तो कौन सा पोर्शन है? कवर, उसकी कवरिंग। अब जो पहली हिंदी लाइन है जो मैंने हिंदी में लिखा है उसमें देखोगे अब ये एक वस्तु हो गया, जैसे हमारा शरीर है तो एक वस्तु हो गया। वस्तु के विभिन्न भाग का घनत्व, डेंसिटी, कठोरता, भराव, वस्तु का विभिन्न भागों का घनत्व और संरचना स्ट्रक्चर अलग अलग है। जैसे यहाँ आपको 3 पॉइंट मिल गए। एक क्या मिल गया? कवरिंग। एक क्या मिल गया?
ईथर एरिया जो हम खाते हैं, और एक मिल गया आपको सीड। और तीनों की डेंसिटी अलग अलग होती है। आप कवर लोगे तो अलग डेंसिटी मिलेगी, इसका हार्डनेस अलग है। बीच वाले खाने वाले एरिया पे जाओगे तो इसका हार्डनेस अलग है, सीड पे जाओगे तो इसका हार्डनेस अलग है। तो क्या है, डेंसिटी अलग अलग है। फिर मैंने क्या लिखा है, इससे गुजरने वाली एक्स किरण का अवशोषण भी अलग अलग होता है। और होता क्या है कि जब एक्स रे यहाँ से यहाँ निकल रही होती हैं तो बहुत सारी एक्स रेज का एब्जॉर्प्शन हो जाता है बीच में, मतलब अवशोषित हो जाती है। अवशोषित करता कौन है, जो सबसे ज़्यादा डेंस पार्ट होगा वो सबसे ज़्यादा अवशोषित करेगा। जैसे ये समझ लो कि वो बीच में जाके खड़े हो जाते हैं एक्स रेज पे, तो वो डेंस है, वो हार्ड पार्ट है, तो उस पर टकरा के वहीं रुक जाती है। वो एब्जॉर्प्शन होता है, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके जो सबसे ज़्यादा हार्ड पार्ट होता है उसके पास एटम्स बहुत हैं। एटम एक्चुअली थोड़ा सा मैं बहुत आसान करके बता रहा हूँ, फिजियो केमिस्ट्री सारी चीज़ें यहाँ आ जाती है, लेकिन हम लोग बहुत आसान भाषा में बात करेंगे। एटम्स, एटम्स आप उन्हें कह सकते हो कि जिन चीज़ों से मिलकर कोई भी वस्तु बनती है। तो जो जितना डेंस पार्ट है, जो जितना खोखला नहीं है, जो जितना हार्ड है, उसमें उतनी ही चीज़ें मिली हुई हैं, उतने ही एटम्स रहेंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा एटम कौन से पार्ट में रहेगा, सबसे ज़्यादा एटम सीड में रहेगा। और आप दिमाग में रखिए कि जब यहाँ से, जैसे ये है वेव लेंथ है,